हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे कि जो उस टाइम ब्रिटिश कालीन समय में जो लोकल पाठशालाएं चल रही थी या उस समय जो इंडियन स्टडी सिस्टम था, स्कूल्स थे, वो कैसे थे, कैसे पढ़ा रहे थे। तो हमने देखा था कि गुरु को घर में ही बच्चे जाते थे। फीस वगैरह जो है वो लोगों के रिच और पुअर के आधार पर दी जाती थी। गुरु ये डिसाइड करता था कि क्या पढ़ना चाहिए शिष्य को। और जो किसी तरह की ना क्लासरूम होते थे, ना कोई एग्ज़ाम का सिस्टम होता था। मतलब आज तरह के जो ताम झाम थे वो ऐसा नहीं था। और पाठशालाएं थी, ये ऐसी बात नहीं, लेकिन जो वो सिस्टम था, गुरु शिष्य का सिस्टम या पाठशालाओं का सिस्टम, वो आम समाज जो सोसाइटी थी उसके अनुसार था। कैसे थे? जैसे आपने देखा होगा ऑटम ब्रेक होता है हमारे देश में। ऑटम बच्चों का ऑटम ब्रेक का मतलब होता है 10 दिन की छुट्टियां होती हैं जब सीजन होता है फसल कटाई का। पहले हरियाणा में तो खैर अब बंद हो गया, लेकिन केवीएस वगैरह में अभी भी ऑटम सिस्टम है। उसमें 10-15 दिन की छुट्टी की जाती है ताकि जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट का कटाई वगैरह में खेत में हेल्प कर सकें। आज तो खैर एग्रीकल्चर सेक्टर में किसी इतने लेबर की ज़रूरत नहीं है कि बच्चों से काम करवाया जाए, बट पहले ज़माने में होता था कि बच्चे जो है पेरेंट के साथ खेतों में काम करते थे। तो वो ऐसे फ्लेक्सिबल सिस्टम बना रखे थे कि इस तरह जब सीजन चलता था कटाई वगैरह का, तो बच्चों को स्कूल नहीं आना पड़ता था, छुट्टियां कर दी जाती थी। एडम डिस्कवर, तो एडम आपको पता ही एक स्कॉटिश स्कॉलर थे। उन्होंने रिपोर्ट बनानी थी इनके ऊपर, जो पाठशालाएं चल रही थी कि उसमें किस तरह की कंडीशन है पढ़ाई की। सरकार ने उनसे रिपोर्ट मांगी थी, तो उन्होंने बताया था कि एक फ्लेक्सिबल सिस्टम है जो लोकल नीड्स को पूरा करता है, जो आम सोसाइटी की नीड के अनुसार कि उनके बच्चे जो है एक समय पर उनकी मदद करें काम में, या जो है घर जा सकें खाना खाने के लिए। इस तरह के सिस्टम उन्होंने बना रखे थे। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, क्लासेस वर नॉट हेल्ड ड्यूरिंग द हार्वेस्ट टाइम। उदाहरण के रूप में जैसे हार्वेस्टिंग का टाइम होता, फसल कटाई का टाइम होता, उस समय क्लासेस नहीं लगती थी। When rural child often worked in the field, जब गांव के बच्चे जो हैं काम करते थे खेतों में, तो छुट्टियां हो जाती थी। पाठशाला स्टार्ट वंस अगेन व्हेन द क्रॉप्स हैड बीन कट एंड स्टोर्ड, जब फसल कट जाती, स्टोर की जाती, तभी बच्चे स्कूल में आते थे। दिस मीन्ट दैट इवन चिल्ड्रन ऑफ पीजेंट फैमिलीज कुड स्टडी, और ये इसलिए था ताकि पीजेंट के बच्चे भी पढ़ सकें। न्यू रूटीन्स एंड न्यू रूल्स, फिर आई अंग्रेजी शिक्षा पद्धति, तो उसमें नए रूटीन्स, नए रूल्स, नए कानून बने। क्या वो भारतीय समाज के अनुसार सही थे, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। और वुड डिस्पैच इसमें एक बड़ा उदाहरण है जिसके द्वारा नई सिस्टम लेके आए थे। अप टू द मिड 19th सेंचुरी, मिड 90 का मतलब है 1850 के आसपास, द कंपनी वाज कंसर्न प्राइमरली विद हायर एजुकेशन, साथ में प्राइमरी और साथ में हायर एजुकेशन के प्रति वो चिंतित थी। सो इट अलाउड टू लोकल पाठशाला टू फंक्शन विदाउट मच इंटरफेरेंस। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बच्चे जो पाठशालाओं में पढ़ रहे हैं वो काम हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो चलती रहें। आफ्टर 1854 द कंपनी डिसाइड टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन, बट 54 के बाद कंपनी को लगा कि जो यहाँ वर्नाकुलर भाषाएं, देसी भाषाओं में जो एजुकेशन हो रही है, तो उसमें सुधार किया जाए। इट फेल्ट दैट दिस कुड बी डन बाय द इंट्रोड्यूसिंग ऑर्डर विद इन द सिस्टम। तो उनको ये लगा कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है नए ऑर्डर के द्वारा हो सकता है। हम नई नई चीज़ें इंड्यूस करें, इसमें इंट्रोडक्ट करें एजुकेशन सिस्टम में, नए रूटीन लागू करें, नए रूल्स रेगुलेशन लेकर आएँ, इंस्पेक्शन लेकर आएँ, ऑब्जर्वेशन करें कि स्कूल किस तरह से कर रहे हैं। जैसे अभी बीओडी ऑब्जर्व करते हैं स्कूलों को, तो ये सिस्टम लेके आए। तो फिर वो उन्होंने ये किस तरह से इफेक्ट करता है स्टडी को। हाउ वाज दिस टू बी डन, ये कैसे किया गया। व्हाट मेजर डिड द कंपनी अंडरटेक, कंपनी ने क्या पैरामीटर बनाए कि किस आधार पर उनका ऑब्जर्वेशन किया जाए, किस आधार पर ये मापा जाए कि ये बिल्कुल सही चीज़ है। मतलब स्कूलों में जो कराई जा रही है एजुकेशन है, उसके बारे में
सरकार ने ये देखना था कि क्या ये सही है और क्या इसमें सुधार किया जाए। इट अपॉइंट ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित ईच इन चार्ज ऑफ लुकिंग आफ्टर 4 और 5 स्कूल। गवर्नमेंट पंडित लगाए गए जो 2-4 स्कूलों को ऑब्जर्वेशन में रख सकें, वो देख सकें कि क्या इनमें पढ़ाई ठीक हो रही है कि नहीं। द टास्क ऑफ द पंडित वाज टू विजिट द पाठशाला एंड ट्राइड एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग। उनका काम क्या था पंडित का कि वो विजिट करें, पाठशालाओं में जाकर देखें कि एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या है, और अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो उसमें इम्प्रूव करें। ईच गुरु वाज आस्क्ड टू सबमिट पीरियोडिक रिपोर्ट। हर गुरु मतलब अध्यापक को कहा गया कि आप हमें समय समय पर रिपोर्ट दें कि आप क्या पढ़ा रहे हैं और क्लासेस कैसे चल रही हैं, और टेक क्लासेस अकॉर्डिंग टू रेगुलर टाइम टेबल, और टाइम टेबल बनाएं। ये नहीं कि आप कभी भी छुट्टियां कर दें, शादी हो रही है या कि कोई और फंक्शन है तो सारे स्कूल को छुट्टियों पर भेज दें। ऐसा नहीं है कि रेगुलर टाइम टेबल के द्वारा, और जो आप पढ़ा रहे हैं उसका भी बताएं कि हम आप पढ़ा क्या रहे हैं, किस बेस पे पढ़ा रहे हैं। सिलेबस जो अब तक सिलेबस जो है गुरु ही तय करता था कि उसको क्या पढ़ाना है, वो तय किया जाए। टीचिंग वाज नाउ बी बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक। अब पुस्तकें आने शुरू हो गई। एंड लर्निंग वाज टू बी टेस्टेड थ्रू ए सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जाम। और अब परीक्षाएं होने लगी कि बच्चों ने सीखा क्या है। स्टूडेंट वर आस्क्ड टू पे रेगुलर फीस। स्टूडेंट को कहा गया कि एक रेगुलर फीस आप जमा करवाएं। अब ये गरीबों के बच्चे के लिए किताब खरीदनी, एग्ज़ाम देने, रेगुलर क्लास में आना, फीस पे करना ये मुश्किल हो गई। अटेंड रेगुलर क्लासेस, सीट ऑन फिक्स सीट। और ये कहा गया कि आपने रेगुलर क्लास अटेंड करनी है, सीट जो आपकी फिक्स की हुई है, बेंचेस वगैरह जो भी हैं, और आपने स्कूल के जो डिसिप्लिन के रूल फॉलो करने हैं। आप 8 बजे के बाद आओ, सर्दियों में आप 9 बजे तक आओ, आप गर्मियों में इस टाइम तक आपकी छुट्टी होगी। तो सब कुछ रूल रेगुलेशन बना दिए, पहले ऐसा होता नहीं था। ठीक है। पाठशाला विच एक्सेप्टेड द न्यू रूल। जिन पाठशालाओं ने न्यू रूल अपनाए वर सपोर्टेड थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट। उनको गवर्नमेंट ग्रांट दी गई, मतलब पैसे दिए गए। दोज हु आर अनविलिंग टू वर्क विद इन द न्यू सिस्टम रिसीव नो गवर्नमेंट सपोर्ट। लेकिन जिसने नए सिस्टम को नहीं अपनाया तो उनको कोई रिपोर्ट नहीं दी गई, नया कोई सपोर्ट नहीं दिया गया। ओवर दिस टाइम गुरु वाज वांटेड टू रिटेन देयर इंडिपेंडेंस, फाउंड इट डिफिकल्ट टू compete with the government added and जो दूसरे स्कूल थे। तो अब गुरु चाहते थे कि उनको समय बीतने के साथ वो हो गया कि ये तो गवर्नमेंट के साथ तो चलना बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि एक व्यक्ति जो अपनी मर्जी से पढ़ा रहा था, आ रहा था, और बच्चे भी जिस ढंग से आ रहे थे, तो उनको मुश्किल हो गया कि इस तरह से तो चीज़ें चलेंगी नहीं। तो वो क्या है, अब छुटकारा पाना चाहते थे गवर्नमेंट सिस्टम से। क्यों? क्योंकि उनको गवर्नमेंट स्कूल और जो रेगुलेटेड पाठशाला थी उनके साथ कंपटीशन करना मुश्किल हो गया। ठीक है। द न्यू रूल्स एंड रूटीन्स हैड अनदर कॉन्सिक्वेंस। उनके नए परिणाम भी निकले। इन द अर्लियर सिस्टम चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर पीजेंट फैमिली हैव बीन एबल टू गो टू पाठशाला। क्योंकि पहले वाला सिस्टम बड़ा फ्लेक्सिबल था, उसके अनुसार तो उनको हार्वेस्टिंग के टाइम वगैरह छुट्टी मिल जाती थी। अब ऐसा था नहीं, रेगुलर स्कूल में नहीं जाते तो पिटाइयाँ वगैरह होती, डिसिप्लिन रखा जाता, अटेंडेंस वगैरह ली जाती। तो ये पुअर पीजेंट की फैमिली के लिए मुश्किल था, इसलिए वो पढ़ने ही नहीं भेजते थे बच्चों को। सिंस द टाइम टेबल वाज फ्लेक्सिबल। पहले टाइम टेबल फ्लेक्सिबल था, अब नहीं था। द डिसिप्लिन ऑफ द न्यू सिस्टम डिमांड रेगुलर अटेंडेंस इवन ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग टाइम व्हेन चिल्ड्रन ऑफ पुअर फैमिली हैड टू वर्क इन द फील्ड। अब क्या था, नए सिस्टम के अनुसार हार्वेस्टिंग टाइम में भी स्कूल में आना जरूरी था, जबकि जो पीजेंट के बच्चे थे उनके लिए संभव नहीं था स्कूल में आना। इनएबिलिटी टू अटेंड स्कूल कम टू सीन एज इनडिसिप्लिन एज एविडेंस ऑफ लैक ऑफ डिजायर टू लर्न। अब जब बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे थे तो उनको इनडिसिप्लिन माना गया, अनुशासनहीन, जिसके कारण अब वो बच्चे जो पहले अपनी मर्जी से स्कूल आ जा रहे थे, अब उनकी इच्छा खत्म हो गई कुछ सीखने की, क्योंकि इनडिसिप्लिन के कारण उनको स्कूल से बाहर निकाला जाता या उनको सजा दी जाती, पनिशमेंट किया जाता, उनको फोर्सली बुलाया जाता। इस वजह से लर्निंग की जो डिजायर थी वो
बच्चों में से खत्म हो गई। अरविंद घोष के बारे में देख लो, ये अरविंद घोष जी हैं, ठीक है। In speech delivered on January 15, 1908 in Bombay, Arvind Ghosh stated that the goal of national education was to awaken the spirit of nationality among the student। देखो, जब भारतीयों को लगा कि जो अंग्रेजी शिक्षा वो हमें तबाह कर रही है, तो भारत के कुछ बहुत बड़े बड़े व्यक्ति जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, अरविंद घोष जैसे लोग कह रहे थे कि हमें अपनी राष्ट्रीय शिक्षा को दोबारा से लाना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि 1908 में कि नेशनल एजुकेशन से हमारे युवकों के बच्चों के अंदर राष्ट्र की भावना आएगी, वो भारत से प्यार करेंगे। दिस रिक्वायर्ड ए कंटेम्पशन ऑफ द हीरोइक डीड्स ऑफ आवर एंसेंटर। ऐसी एजुकेशन जिसमें हमारे जो पुराने हीरो हैं, महाराणा प्रताप है, शिवाजी है, राम कृष्ण, इस तरह के जो पूर्वज हैं उनकी हम हीरो के रूप में दिखाएं उनको। और इससे बच्चों में क्या है, राष्ट्रवाद आएगा कि हम भी एक ऐसे भारत के निवासी हैं जहां हमारे भी वीर होते थे, योद्धा होते थे। द एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड इन द वर्नाकुलर सो एज द रीच द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल। जो छोटे बच्चों की एजुकेशन है वो देसी भाषाओं में होनी चाहिए ताकि हर बच्चे की पहुंच हो, उन पे इंग्लिश का भार ना लादा जाए। हालांकि अरविंद घोष खुद विदेश में पढ़े हुए थे, लंदन पढ़े हुए थे, इसके बावजूद वो चाहते थे कि बच्चों को वर्नाकुलर देसी भाषाओं में नॉलेज दी जाए। क्योंकि क्या है, हम इंग्लिश मीडियम का बोझ डाल देते हैं बच्चों पे, उसकी वजह से बच्चा इंग्लिश में के साथ ही लड़ता रहता है, ठीक है ना, लैंग्वेज से ही लड़ता रहता है, जो एक्चुअल मीनिंग है उस तक पहुंच ही नहीं पाता। अरविंद घोष emphasized that although the student should remain connect to their own roots, अरविंद घोष ने जोर दिया कि अगर बच्चा अपनी जड़ों से रहेगा, अपनी भाषा में सीखेगा, तो वो आधुनिक जो साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही हैं, आधुनिक जो खोजें हो रही हैं साइंस में, उनका एक्सपेरिमेंट कर सकेगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त कर सकेगा अपनी भाषा में, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार भी प्राप्त कर सकेगा। उसके बाद है, जब इस तरह की कमियां पैदा हुई अंग्रेजी शिक्षा में, उन्हें लगा कि नहीं, अंग्रेजी शिक्षा हमारे लिए सही नहीं है, तो नेशनल एजुकेशन का एजेंडा आया। क्योंकि भारत के लोग पढ़े लिखे अंग्रेज बन रहे थे उस टाइम, और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे वो चाहते थे कि भारतीय होने पर गर्व करें। ये नहीं कि वो अंग्रेजों द्वारा पढ़ाई गई एजुकेशन से ये समझने लगे कि यूरोप और लंदन सब कुछ है और भारत कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में नेशनल एजुकेशन जरूरी हो गई। ब्रिटिश ऑफिशियल वर नॉट द ओनली पीपल थिंकिंग अबाउट एजुकेशन इन इंडिया। सिर्फ ब्रिटिश ऑफिसर ही एजुकेशन के बारे में नहीं सोच रहे थे। फ्रॉम द अर्ली 19th century, many thinkers from different part of India began to talk of need of a wider spread of education। बहुत सारे भारतीय भी थे जो ये समझ रहे थे कि भारत में एजुकेशन की ज़रूरत है। Impressed with the development of Europe, some Indian felt that the Western education would help modernize India। जो कुछ लोग पढ़े लिखे थे, बाहर पढ़ के आए या बाहर की एजुकेशन से, यूरोप से, लंदन से इम्प्रेस्ड थे कि नहीं, वेस्टर्न एजुकेशन बहुत बढ़िया है और वेस्टर्न एजुकेशन से ही भारत का भला हो सकता है, तो वो तर्क देते थे कि भारत में भी वैसी एजुकेशन होनी चाहिए जैसे यूरोपीय देशों में है। दे अर्ज द ब्रिटिश टू ओपन मोर स्कूल। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से प्रार्थना की कि आप और स्कूल खोलिए भारत में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी बनाइए, बहुत ज़्यादा पैसा आपको एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए। यू विल रीड अबाउट सम ऑफ द एफर्ट्स chapter in 9। There was the Indians however who react against Western education। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो जमीन से जुड़े हुए नेता थे, जो समझते थे कि भारतीय यूरोपीय शिक्षा से भारत का भला नहीं होगा। तो उसमें बहुत सारे ऐसे भी थे जो वेस्टर्न एजुकेशन को की बजाय जो हमारी राष्ट्रभाषा थी या हमारी राष्ट्रीय शिक्षा थी उस पर उन्होंने जोर दिया, और जिनमें से महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और दूसरे भी थे।
महात्मा गांधी ने खुद बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए वो लंदन गए, बट वो चाहते थे कि भारत का बच्चा जो है भारतीय एजुकेशन सीखे। रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, जिसे आज विश्व भारती के नाम से जाना जाता है। वो भी राष्ट्रीय भाषा के या राष्ट्रीय एजुकेशन के फेवर में थे। इंग्लिश एजुकेशन हैव इंस्लेव्ड अस, उनका ये मत था कि इंग्लिश जो एजुकेशन है वो हमें दास बना देगी। महात्मा गांधी आर्ग्यूड दैट colonial educations create a sense of inferiority in the mind of Indians। महात्मा गांधी ने कहा कि जो कॉलोनियल एजुकेशन है ना, ब्रिटिश के द्वारा लागू की गई, वो भारतीयों को गुलाम बना देगी। उनके मन में ये पैदा कर देगी कि भारतीय कुछ भी नहीं है, यूरोपियन सब कुछ हैं, इंडियन जो हैं वो सबसे कमतर हैं, इंफीरियर हैं, विश्व में कुछ भी नहीं जानते। इट मेड दैट them see western civilization as superior। और ऐसे लग रहा था कि भारतीय ये मानने लगेंगे कि वेस्टर्न जो सभ्यता है वो तो सुपीरियर है और भारतीयों को कुछ भी नहीं पता, जिससे हमारी अपनी कल्चर खत्म हो जाएगी। मतलब हमारा रहन सहन, खान पान, उठना बैठना, आहार व्यवहार, शिष्टाचार, उन पर यूरोपियन चीज हावी हो जाएगी। और आज की स्थिति यही है कि सब कुछ हम इंग्लिश तरीके से करना चाहते हैं। देयर वाज पॉइजन इन एजुकेशन सेड महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ये ऐसी एजुकेशन जहर है जो हमें अपने कल्चर से अलग कर दे। इट वाज सीनफुल, ये एक पाप है, टू इनस्लेव इंडियंस, कि भारतीय से गुलाम बन जाएंगे। ठीक है। इट वाज सीनफुल टू इनस्लेव इंडियन, और ये बड़ा वो होगा कि जो भारतीय हैं वो किसी की गुलाम बन जाए। इट कास्ट एन इविल स्पेल ऑफ देम, और ये इन पर बुरा प्रभाव डालेगी। चार्म्ड बाय द वेस्ट, जो वेस्ट का झुकाव है, चार्म है, मतलब वहाँ लोग खुलापन से जीते हैं, ड्रेस ऐसी डालते हैं, वाइन पीते हैं जी। तो इस तरह का जो चार्म है वो भारतीयों के लिए, क्योंकि देखो हर समाज की अपनी अपनी एक रीति रिवाज या जो सिविलाइजेशन है, कल्चर है, वो होती है जो उनको जो सालों के बाद डेवलप हुई। एक पूरा का पूरा समाज बहुत लंबे समय से अपनी परिस्थितियों के अनुसार रहता है। अगर वो एकदम अपना सारा कुछ छोड़ छाड़ के दूसरों के प्रभाव में जीना शुरू करें तो वो उनके लिए क्या हो जाएगी, चीजें खत्म हो जाएंगी उनके लिए। मान लो ये कहा कि वहाँ यूनिवर्सिटीज कॉलेज में जाते हैं बच्चे, इंग्लिश पढ़ते हैं। भाई इंग्लिश उनकी भाषा, वो इसलिए पढ़ते हैं। वो प्लास्टिक के शूज या चमड़े के शूज पहनते हैं, वो इसलिए पहनते हैं क्योंकि वहाँ -डिग्री सेल्सियस तापमान चला जाता है। अगर आप एक विषुवत देश में रहते हो जहाँ जो भूमध्य रेखा इक्वेटर पर है, जहाँ गर्मी पहले ही 40 डिग्री सेल्सियस है, वहाँ आप कैसे चमड़े के जूते पहन सकते हो, कैसे लंबे लंबे कोट पहन सकते हो? ठीक है ना। जो उनका वो मीट खाते हैं या वो शराब पीते हैं, अगर वो शराब ना पिए तो जो -डिग्री सेल्सियस तापमान है, 0 डिग्री सेल्सियस से भी बहुत नीचे, उनकी नसें जम जाएंगी। लेकिन हमारे देश में जहाँ ऑलरेडी जो 40 डिग्री सेल्सियस तापमान है, और वहाँ का आदमी अंग्रेजों की को देखकर अपना रहन सहन खाना पीना बदल ले, तो क्या वो जी पाएगा? क्या वो चमड़े के जूते इतनी गर्मी में पहन पाएगा? क्या वो 3-3 4-4 जो कोट रिकोट के नीचे पता नहीं और चीजें डालते हैं वो पहन लेगा इतनी गर्मी में? क्यों पहने? उनके अपने डांस हैं, उनकी अपनी सिंगिंग है, उनके नृत्य हैं, उनके अपने रूल्स हैं समाज में जीने के। उन्होंने अपने तरीके से डेवलप किए हैं सालों के बाद। हमारे यहाँ अपने तरीके से डेवलप हुई चीज़ें, बुरी चीज़ें बदलने की ज़रूरत होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम दूसरों को देखकर अपना सब कुछ भूल जाएं और दूसरों की चीज़ें अपना लें। वो उससे हम क्या बन जाते हैं? नकलची, फोटोकॉपी बन जाते हैं, किसी की नकल बन जाते हैं। तो गांधी जी को भी यही डर था कि हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं और इंडियन जो हैं वो अपनी कल्चर छोड़कर अंग्रेज बन रहे हैं,
इससे क्या होगा, वो अपने देश के प्रति प्यार नहीं कर पाएंगे, अपनी कल्चर को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, अपनी कल्चर छोड़ देंगे। इंडियन एजुकेटेड इन दीज इंस्टीट्यूशन बिगेन एडमायरिंग ब्रिटिश रूल। और जो बच्चे इंग्लिश स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनको इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि वो ब्रिटिश रूल को भारत के लिए बड़ा स्वर्ग मानते हैं, बड़ा अच्छा मानते हैं, वरदान मानते हैं कई तो इस वजह से क्या है, तो भारत को आज़ाद करवाने वाले कौन रहेंगे? हमें विदेशियों को बाहर निकालना है, चाहे कितने भी अच्छे विदेशी हों, अपने स्वदेशियों जैसा राज नहीं कर सकते, वो हमें नहीं समझ सकते। इसलिए गांधी जी चाहते थे कि भारतीयों को भारतीयों की ही एजुकेशन दी जानी चाहिए, जिससे उसका गर्व बना रहे, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बना रहे, वो अपने आप को भारतीय समझे, भारत की सोसाइटी के अनुसार सोचें, काम करें। और ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट, जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था अंग्रेजों को भारत से बाहर भेजने के लिए, भारत को आज़ाद करवाने के लिए, ही अरज स्टूडेंट, तो उन्होंने स्टूडेंट से अपील की कि वो ऐसी एजुकेशनल सिस्टम छोड़ दे जो ब्रिटिशेस हों, जहाँ ब्रिटिशेस भारतीयों को गुलाम रहना सिखाएं, ब्रिटिश जो सभ्यता है उसको अच्छा बताएं, भारतीय सभ्यता को कमजोर बताएं। महात्मा गांधी स्ट्रांगली फेल्ट दैट इंडियन लैंग्वेज आउट टू बी द मीडियम ऑफ टीचिंग। महात्मा गांधी चाहते थे कि भारतीयों की जो पढ़ाई है वो अंग्रेजी माध्यम में नहीं बल्कि भारतीयों की भाषा में हो, क्योंकि जो बच्चा है वो अपनी भाषा में जितना जल्दी सीखता है वो दूसरी भाषा में नहीं सीख पाता, क्योंकि उसे तो भाषा की समस्या रहती है। एजुकेशन इन इंग्लिश क्रिपल्ड इंडियन, जो एजुकेशन इंग्लिश एजुकेशन है वो भारतीयों का पंग बना रही है। डिस्टेंस्ड them from their own social surrounding, वह अपने समाज से उसे दूर कर रही है। and made them stranger in their own land, और अपने ही देश में उनको अजनबी बना रही है। मान लो हमारे देश में भी अब है, बड़े बड़े बेंगलुरु जैसे शहर में बच्चा पड़ा है, वो इंग्लिश स्टडी कर रहा है, इंग्लिश तरीके से उठ बैठ रहा है, क्या वो गांव वालों की समस्याएं समझ पाएगा? अगर कभी बड़ा अधिकारी बन गया तो नहीं समझ पाएगा। स्पीकिंग ए फॉरेन टंग, विदेशी बोलना मतलब आप अंग्रेजी बोल रहे हो, स्पेनिश बोल रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो गए। इंटेलिजेंसी का मतलब होता है चीज़ों को सीखना, जानना। आपको पता होना चाहिए क्रॉप्स कैसे उगती हैं। अगर आप किसान के बच्चे से कम जानते हो, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हो, तो आप इसका मतलब आप इंटेलिजेंट नहीं हो। चीज़ों को सीखना इंटेलिजेंसी होती है। भाषा बोलना, इंग्लिश भाषा बोलना या कोई भी भाषा बोलना इंटेलिजेंसी नहीं होती। ज्ञान का एक्सप्रेशन करना वो नॉलेज होती है। आप चाहे उसको किसी भाषा में करो, कोई ज़रूरी नहीं कि आप फ्रेंच बोलो, जर्मन बोलो। हाँ, भाषाएं सारी सीखो, ये भाषा सीखना भी एक ज्ञान है। बट ये नहीं कि एक भाषा कमज़ोर है, तेलुगु बोलना ठीक नहीं है और इंग्लिश बोलना ठीक है, ये गलत एजेंडा है। और हमारे देश में अब यही हो रहा है। इंग्लिश मीडियम स्कूलों का चार्म, वहाँ की जो डिसिप्लिन या वहाँ की जो बच्चों की ड्रेसअप सेंस है, बोलना चालना उठना बैठने का सेंस है, उसकी वजह से हमारा जो समाज के हमारी जो पहचान है वो ख़त्म होती जा रही है। डिस्पैसिंग लोकल कल्चर, जो फॉरेन लैंग्वेज बोलकर हम लोकल कल्चर को हम क्या कर रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं। द इंग्लिश एजुकेटेड डिड नॉट नो हाउ टू रिलेट द मासेस, इंग्लिश पढ़े हुए लोग आम जनता से नहीं जुड़ पाते। मैंने अभी बताया ना, मान लो एक बच्चा है बहुत, उसने गांव कभी देखे ही नहीं है, अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा है, आसपास माहौल बड़ा शहरी है, तो अगर कल वो एक IAS ऑफिसर बनता है, देश का नेता बनता है, तो क्या वो आम आदमी की समस्याएं समझ सकता है? नो, नेवर, कभी नहीं समझ पाएगा वो। तो इसलिए गांधी जी क्या चाहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन को छोड़कर, वेस्टर्न मैंने जो भारत अंग्रेजों ने भारत पर लादी है उसको छोड़कर हम कैसी एजुकेशन पर फोकस करें? अपनी एजुकेशन पर। रीडिंग राइटिंग लर्निंग पढ़े और उसके साथ साथ जो हम काम सीखते हैं। गांधी जी तो इवन ये भी सीखते हैं कि कुम्हार का बेटा अगर अपने बाप से कुम्हारी सीख रहा है तो इसका मतलब वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, भविष्य में उसे रोजगार की चिंता तो नहीं है। आज हमारे देश में पढ़े लिखे बेरोजगार है, 17-18 साल स्टडी करते हैं लोग, MA करते हैं, BEd करते हैं, उसके बाद 10,000 की नौकरी के लिए, 15,000 की नौकरी के लिए भटकते रहते हैं।
तो गांधी जी की ये भी बड़ी अच्छी थ्योरी थी कि आप पैटर्नल जो काम है आपका, पितरी जो काम है आपके घर का काम, उसको स्वीकार करें, उसे सीखें, ताकि आपको भविष्य में रोजगार के लिए तो ना घूमना पड़े कहीं। तो वेस्टर्न एजुकेशन, महात्मा गांधी सेड, फोकस्ड ऑन रीडिंग एंड राइटिंग रादर देन ओरल नॉलेज। कहते हैं वो लिखना पढ़ना तो सिखा देते हैं, लेकिन ज्ञान की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। ठीक है। इट वैल्यू टेक्स्ट बुक रादर देन लिव्ड एक्सपीरियंस। ये तो किताबी ज्ञान पे ज्यादा जोर देती है, जो आम जीवन के एक्सपीरियंस होते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, जिसे बच्चा करके सीखता है। जैसे गांधी जी चरखा चलाते थे, एक बच्चे को अगर पढ़ाया जाए कि चरखा ये होता है, कपास ऐसे बनती है, उसके बजाय उसे चरखा चलाना सिखाए, चरखा चला के वो सूत काटेगा, अपने कपड़े तैयार करेगा, दूसरे की भी हो सकता है कि वो बहुत कुशल कारीगर बन जाए। तो बिल्कुल ये सही है। हमारे देश में बीएससी कर जाता है बच्चा, लेकिन कोई भी साइंस एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता। इंजीनियर बन जाता है 4 साल की डिग्री करके बाद, लेकिन कोई भी एक नट तक बना नहीं पाता किसी कार का। तो वो उस नॉलेज का क्या फायदा? प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए ना, ऐसी नॉलेज जिसको आप करके सीखते हैं। ही आर्ग्यूड दैट एजुकेशन ought टू डेवलप ए पर्सन माइंड एंड सोल। ऐसी एजुकेशन जो बच्चे का दिमाग और आत्मा दोनों को डेवलप करे। लिटरेसी और सिंपली लर्निंग टू रीड एंड राइट। लिटरेसी का मतलब सिर्फ सीखना और पढ़ना नहीं है, लिखना और पढ़ना नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये इस तरह की कोई एजुकेशन नहीं होती है। पीपल हैड टू वर्क विद देयर हैंड। लोग अपने हाथ से काम करें, अपने हाथ से सीखें। जैसे एग्रीकल्चर, कई लोग बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर कर जाते हैं, लेकिन खेती में गेहूं कैसे उपजाई जाती है, कितना बीज डलता है, कैसी धरती होनी चाहिए बीज बोने के लिए, वो पता ही नहीं होती। तो ये कहता है, गांधी जी कहते हैं कि हाथ से काम करना सीखें, क्राफ्ट, कोई ना कोई काम सीखें। हाथ से सूत बनाना है, पोटरी बनाना है, कोई भी, चाहे नाई का, हलवाई का, कृषि का, कैसा भी काम सीखे, लेकिन एक काम जरूर सीखे। एंड नो हाउ टू डिफरेंट थिंग्स ऑपरेट। और सीखे कि भिन्न भिन्न चीजें कैसे काम करती है। दिस वुड डेवलप देयर माइंड एंड देयर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड। इसके साथ उनका दिमाग भी तेज होगा, और उसके साथ उसकी कैपेसिटी भी बिल्डिंग होगी, और उसके साथ भविष्य में वो बेरोजगार भी नहीं रहेगा। आज देश की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारे पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हैं, और इस वजह से है क्योंकि उन्होंने किताबें तो पढ़ी हैं बट काम सीखा नहीं है कोई भी। इस वजह से वो क्या है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्राइम की दुनिया में चले जाते हैं। ये एक आदमी देख रहे हो आप, ये रविंद्रनाथ टैगोर है, जिन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी 1940 में। ये वैसे पहले व्यक्ति थे एशिया के 1913 में जिन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार विश्व के सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक है। ये पुस्तकें लिखते थे, स्टोरी राइटर थे, बहुत बड़े शिक्षाविद थे, और ये महात्मा गांधी जी को मिलने के लिए आए हैं। साथ में कस्तूरबा गांधी, जो महात्मा गांधी जी की पत्नी थी, वो बैठे हुए हैं। गांधी जी ने खुद लिखा है कि वो एजुकेशन का क्या अर्थ लेते हैं। वो मानते हैं कि एजुकेशन का मतलब है बच्चे का चहुं ओर विकास करना। ये नहीं उसको पढ़ना लिखना सिखाना, माइंड का, बॉडी का, आत्मा का। बॉडी से वो स्वस्थ होने, माइंड से वो कोई ना कोई काम सीखे, करके सीखे, हाथ से करना सीखे, उसे प्रैक्टिकल नॉलेज हो। स्पिरिट का मतलब एक अच्छा ह्यूमन बीइंग के रूप में उसका डेवलपमेंट हो। लिटरेसी इज नॉट द एंड ऑफ एजुकेशन नॉर इवन द बिगिनिंग। लिटरेसी का मतलब यहाँ शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान कोई एजुकेशन नहीं है। शब्द ज्ञान तो इसलिए जरूरी है ताकि आगे आने वाली चीजें हम पढ़ सकें। इट इज ओनली ऑफ मीन वेयर मैन एंड वुमेन कैन एजुकेटेड। और एजुकेशन का मतलब है जब वास्तव में व्यक्ति एजुकेट हो। एजुकेट का मतलब उसका माइंड, बॉडी और स्पिरिट उसकी डेवलप हो। लिटरेसी इन इटसेल्फ इज नॉट ए एजुकेशन। सिर्फ शाब्दिक ज्ञान एजुकेशन नहीं होता। अच्छी इंग्लिश बोल लेना, पढ़ लेना या कोई भी लैंग्वेज पढ़ना, वो शब्दों का ज्ञान है। एजुकेशन तो उसके बाद शुरू होती है ना। आई वुड देयर फॉर बिगेन द चाइल्ड एजुकेशन बाई टीचिंग इट ए यूजफुल हैंडीक्राफ्ट। वो कहता है मैं चाहता हूँ कि बच्चे की
एजुकेशन जो एक हैंडीक्राफ्ट, मतलब कुछ ना कुछ काम से शुरू हो, उसे खिलौने जोड़ना है, जैसे बाद में वो गाड़ियां जोड़ेगा, गाड़ियां बनाएगा, वो बड़ा होगा, उसको उसकी ट्रेनिंग से शुरू हो। जैसे किसान जो है, छोटा बच्चा, जब बच्चे छोटे होते थे, अब तो काम इतना नहीं करवाया जाता खेतों में बच्चों से, तो उसको साथ में माँ या पापा साथ में ले जाती, उसके छोटे मोटे कामों में उसकी हेल्प ली जाती, बड़े होके वो अपने पिता को देखते हुए सब कुछ सीख जाता था। इसी तरह कभी ही जो आम काम होते, लोहार के बेटे ने कभी लोहार का काम कभी ट्रेनिंग नहीं ली होगी, उन्होंने ऐसे ऐसे देख के सीख ली, और बाद में वो परफेक्ट एक कुशल कारीगर बन जाते हैं और एक अच्छा खासा पैसा भी कमा लेते हैं। उनको ये भी नहीं है कि वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो गांधी जी इस तरह की एजुकेशन के फेवर में थे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।